हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कक्षा 8 उड़ान कार्य पुस्तिका चरण 2। मैं आपको याद दिला दूं, फेज 1 यानी कि पहले चरण की उड़ान कार्य पुस्तिका का हल मेरे चैनल पर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। अब फिर से उड़ान कार्य पुस्तिका में आपके गणित के सभी चैप्टर्स आ चुके हैं, जिनमें पहले चरण में केवल चैप्टर नंबर 1 और 2 था। अब आगे चैप्टर नंबर 3 से आगे के सभी चैप्टर्स इस कार्य पुस्तिका में आपके करवाए जाएंगे। आप देख भी लीजिए कि यह आपकी गणित की सभी विषयों की है, तो मैं आपको इसमें से केवल गणित वाला पोर्शन हल करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि सभी बच्चे जो भी लेक्चर देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता बेटा, आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जैसे ही आपका लेक्चर डालूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं केवल उड़ान के लेक्चर ही नहीं डालती, मैं आपकी बुक के चैप्टर्स भी सॉल्व करवा रही हूँ, और जो आपकी दूसरी वर्क बुक लगती है उसका सॉल्यूशन भी मैंने अपने चैनल पर करवाया हुआ है। तो 8वीं कक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, कक्षा 8 के गणित का अध्याय नंबर 3 पाठ नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना, यहाँ से आपकी वर्कबुक की शुरुआत होती है। और ये आपकी सबसे पहली गतिविधि है। गतिविधि नंबर 1 है क्या, देखो ज़रा समझो और बताओ। आपको यहाँ चित्र दिए गए हैं और यहाँ आपने उन चित्रों का नाम लिखना है। ध्यान से देखेंगे, 2 डॉट हैं और उनके बीच में एक लाइन है। क्या है ये फिक्स डॉट है, यानी कि अगर मैं इसको ए नाम दे दूं और बी, तो ए से बी तक की ये दूरी है, तो ये हमारा होता है बेटा जी रेखा खंड। अगर किसी बच्चे को राइटिंग समझ ना आए तो मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इसकी हार्ड कॉपी नहीं है तो मुझे इसी पर आपको समझाना पड़ेगा। रेखा खंड, रेखा का टुकड़ा। अब ये देखिए, ये किनारा तो इसका फिक्स है ए, लेकिन ये आगे तक चलती चली जा रही है। इसे हम बोलते हैं किरण, जिसका एक बिंदु फिक्स होता है। और यहाँ 2 बिंदु तो दिखा रखे हैं, लेकिन ये रेखा इधर भी बढ़ रही है और इधर भी, यानी अंतहीन है, तो इसे हम बोलते हैं रेखा। ठीक है। तो तीनों चित्रों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। पहला रेखाखंड, दूसरा किरण, तीसरा रेखा। अब ये पूछता है कि क्या तीनों चित्रों में कोई समानता है, तो हम लिखेंगे हाँ। क्या समानता है? तीनों सरल रेखा हैं या तीनों सरल रेखा में हैं। मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप उससे भी इसको लिख सकते हो। तीनों सरल रेखा में हैं। आगे बढ़े। आगे ये कहता है कि तीनों चित्र, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तीनों चित्र दूसरा भाग देखें किस प्रकार भिन्न हैं। तो देखो ज़रा समझो, एक बार वापस ऊपर चलते हैं। रेखाखंड की दूरी निश्चित होती है, इसका प्रथम बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी होता है। किरण का केवल शुरुआती बिंदु होता है, कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। और रेखाखंड का ना कोई प्रथम बिंदु होता है और ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। तो इस बात को अब हम यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखेंगे ज़रा। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। रेखाखंड की दूरी निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई लिख दो। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। आप इसे नंबर 1 डाल देंगे। नंबर 2 पे आप लिखेंगे किरण का प्रारंभिक बिंदु तो होता है। प्रारंभिक माने 1 मिनट भाई। किरण का प्रारंभिक यानी कि शुरुआती बिंदु होता है। किरण का प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता। लेकिन अंतिम, या आप बहुत छोटा छोटा करके लिखेंगे, इतनी ही जगह में लिखेंगे। अंतिम बिंदु नहीं
होता। हो गया नंबर 2। अब मैं इसको मिटाऊंगी या नीचे ही लिख देती हूँ, लेकिन तीनों ही प्रश्न 2 के उत्तर होंगे। नंबर 3, ये नंबर 3 मैं दूसरे प्रश्न का करवा रही हूँ। रेखा, तो अब आप लिखोगे रेखा का कोई भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। रेखा का कोई भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। अंतिम बिंदु नहीं होता। ठीक है भाई, अंतिम बिंदु नहीं होता। ये तीनों आपने प्रश्न संख्या 3 में लिखने में फिर से आपको पढ़कर बता देती हूँ। जल्दी से आप देखेंगे एक बार कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, किरण का प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता, रेखा का कोई भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। ये भिन्नता आ गई। आगे बढ़ती हूँ अब मैं अपने आसपास से, ध्यान देंगे, रंग बदल देती हूँ मैं पेन का। अपने आसपास से उपरोक्त तीनों चित्रों में दर्शाई गई आकृति के 2-2 उदाहरण दो। कितने उदाहरण दो भाई? 2-2 उदाहरण दो। पहला ले लेते हैं रेखाखंड। रेखाखंड का बहुत ही साधारण सा उदाहरण है माचिस की तीली। अपने घर में आप माचिस की तीली देखोगे तो उसकी लंबाई फिक्स होती है। और दूसरा उदाहरण है झाड़ू की सीख। झाड़ू है भाई, ये झाड़ू की सीख। आपके घर में झाड़ू होंगी, उन्हें आप तोड़ोगे, उनकी सीख लोगे तो उनकी लंबाई निश्चित होती है। दूसरा है किरण। किरण का उदाहरण लेने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। किरण का प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन ये चलती रहती है, कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। अब मान लो ये सूरज है और सूरज से किरणें जा रही हैं, तो सूरज तो एक निश्चित जगह पर है लेकिन किरणें यहाँ तक भी जा रही हैं, यहाँ तक भी जा रही हैं, यहाँ तक भी जा रही हैं, यहाँ तक भी जा रही हैं। तो आप किरण का उदाहरण लिखोगे सूरज की किरणें, सबसे पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आपके घर में एक टॉर्च है। आपके घर में एक टॉर्च है तो टॉर्च को आप एक ही जगह जलाओगे, लेकिन जो टॉर्च की लाइट है वो बहुत दूर तक, आपकी गाड़ी की लाइट भी, आपके घर में गाड़ी है, बाइक है, उनकी लाइट भी किरण का उदाहरण होती हैं। तीसरा हम ले लेते हैं रेखा। रेखा का ना कोई अंतिम सिरा होता है ना ही कोई प्रारंभिक सिरा होता है। तो सड़क के साथ जो लाइन जा रही है, आप सड़क को भी ले सकते हो या सड़क का किनारा ले सकते हो। सड़क का कोई अंत नहीं है, चलती रहती। रास्ता लगा लो तो सड़क का जो किनारा है वो कभी भी ना शुरू होता है ना ख़त्म होता है, तो हम उसको रेखा के रूप में ले सकते हैं। एक उदाहरण क्षितिज होता है, अगर आपको समझ आए, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम क्षितिज बोलते हैं। मैं एक बार फिर से इसको लिखती हूँ, क्षत्रिय, क्षितिज रेखा। क्षितिज रेखा जो होती है, जो जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसका भी ना कोई अंतिम बिंदु होता है ना प्रारंभिक। तो ये रेखा का उदाहरण हो गया और ये आपकी गतिविधि 1 हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया है। और मैं फिर सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ये आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिर्फ़ एक छोटा सा बटन आपने दबाना है और कुछ भी आपका नहीं लगेगा। चलते हैं गतिविधि नंबर 2 पर। गतिविधि 2 क्या है? अपने आसपास से त्रिविमीय आकृतियों का एक एक उदाहरण बताइए। बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है। क्या करना है भाई? सबसे पहले ले लो ईंट। ठीक है, आसपास में ईंटें बहुत हैं हमारे घर के आसपास। ईंट किसका उदाहरण है बता सकते हो? मैं बताती हूँ, घनाभ का। दूसरी वस्तु ले लो, लूडो की डाई। लूडो की डाइस या लूडो की गोटी बोलते हैं हिंदी में, वो किसका उदाहरण है बता सकते हो? घन का, त्रिविमीय है लूडो। ईंट त्रिविमीय, वैसे इसने नाम नहीं पूछा, इसने कहा है त्रिविमीय, 3 विमाएँ हों। विमाएँ क्या होती हैं बेटा? विमाएँ होती हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, ये सब विमाएँ होती हैं। और जिन आकृतियों में 2 से ज़्यादा विमाएँ हो, यानी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, वो 3 विमाओं की आकृति हो जाती हैं। तो आपको उनके उदाहरण देने हैं।
तो सबसे पहला उदाहरण मैं ले लेती हूँ ईंट, फिर मैंने ली थी लूडो की गोटी, फिर मैंने ले दिया यहाँ पर फुटबॉल जो कि गोले का उदाहरण है, फिर मैंने ले दिया मेहंदी का कोण, मेहंदी का कोण, लड़कियाँ मेहंदी लगाती हैं ना, मेहंदी का कोण या सॉफ्टी, या आप इसकी जगह ले सकते हो जोकर की टोपी, ठीक है, पानी का गिलास। ये सब बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप खुद भी लिख सकते हो। तो हमने लिख दिए ये सारे उदाहरण। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे को इरेज करना पड़ता है, तो ये देखिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपके लिए पहला मिलान किया हुआ है। ये क्या करती है, वर्ग है। वर्ग की केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो 2 ही विमाएँ होंगी और इसका नाम हो गया वर्ग। अब हम मिलान करेंगे। आगे देखो भाई हम कैसे मिलान करेंगे। इसको देखो ज़रा ध्यान से, ये क्या है, शंकु है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई भी है, नीचे ना ऐसे गोल है, वृत्त है, तो वृत्त की लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी, तो और ऊंचाई इसकी ये है ही, ठीक है। तो इसकी 3 विमाएँ हो गई, 3 विमाएँ हो गई, तो ये हो गया त्रिविमीय। और नाम क्या है, शंकु। तो देखो भाई शंकु ढूंढो, अब कहाँ है, यहाँ है। तो मैं इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो मैंने ले लिया भाई त्रिविमीय और ये मैंने यहाँ मिला दिया शंकु से। आगे चलो, ये क्या है, गिलास है, सिलेंडर है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो ये भी हो जाएगा त्रिविमीय। तो इसको मैंने यहाँ मिलाया और ये क्या हो गया, बेलन हो गया। ये त्रिभुज है भाई, ध्यान देना। तो त्रिभुज की केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, तो द्विविमीय। और ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज नीचे आ गया, ठीक है। आगे बढ़ूँ, इससे अब मैं एक बार इसको मैं साफ़ कर रही हूँ और आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, घन है, लूडो की गोटी है, ये त्रिविमीय है, तो इसको त्रिविमीय से मिला दो और घन बना दो। अगला क्या है, वृत्त है, तो वृत्त कितना होता है, द्विविमीय होता है, ये वृत्त है, तो इसको वृत्त से मिला दो। ये ईंट की तरह है, घनाभ है, त्रिविमीय है, तो इसको घनाभ। 1 मिनट बेटा, हम 1 मिनट पॉज करेंगे, कई बार रिकॉर्डिंग के समय बैक लग जाता है। तो ये घनाभ है, त्रिविमीय है और ये घनाभ है। और ये हमारी ये वाली आकृति फुटबॉल है, तो इसका ना त्रिविमीय ऊपर चला गया है, एक त्रिविमीय। ये देखिए ये वाला जो त्रिविमीय है हमारा ये वाला त्रिविमीय मैंने किसी से नहीं मिलाया, तो या तो आप ऐसा कर लेना, देखो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इसको इससे मिला लेना त्रिविमीय, और ये बन रहा है शंकु। कितना नीचे आएगा, यहाँ। फिर ये भी त्रिविमीय है, ये क्या है, बेलन है। ये द्विविमीय है, त्रिभुज है जो कि नीचे है, इधर आके मिलेगा आपको। ये त्रिविमीय है जो कि घन है, इधर मिलेगा। ये हमारा 2 विमाओं का है जो कि वृत्त है, यहाँ मिलेगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो ये हमारा घनाभ है, त्रिविमीय है, यहाँ मिल जाएगा। और ये त्रिविमीय है, ये हमारा गोला हो जाएगा जो कि ऊपर जाएगा। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो और छोटा मुझे करना पड़ेगा। ये है गोला हमारा, जो कि पेंसिल ले लेते हैं भाई, ये है हमारा गोला जो कि त्रिविमीय है। तो इसको मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा, यही बैक कर रहा है बार बार हमारे स्क्रीन को। तो आप इसको ज़रा निशान अपने आप लगा लेना। ये त्रिविमीय है और इधर मैं जाऊंगी, ऊपर की तरफ जब मैं जाऊंगी, तो ये देखो यहाँ पर आपको गोला मिल जाएगा। तो इस वर्कबुक में थोड़ी हमें प्रॉब्लम आएगी, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप फेस कर लोगे। आप इसको देखो, मैंने ऐसे छोटा कर दिया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इस पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 2 को अपने नोटबुक में उतार लेना और फिर इनका मिलान कर लेना। आगे बढ़ती हूँ बेटा, अब मैं आगे चलते हैं। अपने आसपास से निम्नलिखित के उदाहरण दो। सबसे पहले ये कहता है 2 रेखाओं के नाम लिखो। लिख दो भाई। अब आसपास से तो मैंने माचिस की तीली बताया था, तो ए बी, तो ये हो गई रेखा ए बी, रेखा ए बी। एक और ले लो भाई, पी क्यू, झाड़ू की सीख हो गई, पी क्यू है भाई ये, तो इसका नाम हो गया रेखा पी क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 समांतर रेखाओं के उदाहरण लिखो। पहला उदाहरण रेल की पटरियाँ। रेल की पटरियों को तुम देखोगे
तो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। और दूसरी समांतर रेखाओं का उदाहरण आपकी वर्कबुक की ही ये दोनों रेखाएं देख लो ना, कहीं मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। तो आप यहाँ वर्कबुक भी लिख सकते हो, कार्य पुस्तिका भी लिख सकते हो। वर्कबुक की रेखाएं दोनों ही तो समानांतर हैं, कहीं भी तो नहीं काट रही, तो हमने दे दिया उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे। ये एक बार बड़ा करके मैं बता देती हूँ क्या कह रहा है कि चित्र में न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के उदाहरण बताइए। जो भी चित्र आपको दिया गया है इसमें आपने उदाहरण बताने। अब ये देखो भाई, घड़ी पे आ जाओ। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इनके बीच में बिल्कुल सीधा है। कितने डिग्री का कोण है? 180 डिग्री। तो ये किसका उदाहरण हो गया? अधिक कोण का। अब आप इसे कहाँ लिखेंगे? थोड़ा सा सफाई से आप इसी में लिख दीजिए। क्या लिखोगे? अधिक कोण, या आप इसको साइड में भी लिख सकते हो। अब ये देख लो, ये बिल्कुल 90 से कम है। 90 होता तो ये रेखा अगर मैं अलग कलर का पेन ले लूँ तो इस पर ऐसे सीधी होती तो 90 होता, और ये तो 90 से कम है। तो ये कौन सा कोण हो गया बच्चों? ये हो गया बेटा जी न्यून कोण। ये देखो, अब इस पे तीसरे पे आ जाओ। ये बिल्कुल ऐसे और ऐसे है, बिल्कुल सीधा है, 90 का कोण है। तो ये हमारा क्या बनेगा? समकोण बनेगा। इसको ज़रा ध्यान से देखना। अब ये दिखने में तो टेढ़ा लग रहा है, लेकिन ये 90 का कोण है वास्तव में। देखो कैसे पता लगाओगे। ये हो गया अधिक कोण, ये हो गया न्यून कोण, ये हो गया समकोण। इनको लिख लेना। अब एक बार ज़रा घड़ी की सुई को ध्यानपूर्वक देखो। कैसे देखोगे? ये देखो, जब तुम 3 से 12 पर जा रहे हो तो ये 90 का कोण बन रहा है। और कितने मिनट हो गए? 15। भाई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90/15, 15 छिक्के 90, 6 डिग्री का। समझ जाओ मेरी बात को। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये कितने मिनट हैं? ये भी तो 15 मिनट है। 5, 10 और 15, तो ये 90 का कोण हो गया। तो ये भी कितना हो गया? समकोण हो गया। आगे बढ़ती हूँ, ऊपर ले लेते हैं अब हम इसको। देखो ज़रा, ये रेखा है और ये रेखा है, इनके बीच का कोण साफ दिखाई दे रहा है। कैसा कोण है? न्यून कोण है। इसमें हर दो रेखाओं के बीच में क्या बना हुआ है? समकोण बना हुआ है, आप देख सकते हो। अच्छा, इस आकृति में जहाँ ये सिपाही खड़े हुए हैं, यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो हम किसको लेके चलें? हम इनकी दो भुजाओं को लेते हैं तो ये न्यून कोण है। जो इसकी सिपाही की भुजाएं मुड़ी हुई हैं तो ये हमारा कैसा कोण है? न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम का है। अब इस चित्र में बात करूं तो अगर मैं इन दोनों रेखाओं को लेती हूं तो इनके बीच में कोई कोण ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको और इसको लेती हूं तो 90 का कोण है। इसको और इसको तो हम इन्हीं को ले लेते हैं और हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि ये समकोण है। आगे बढ़ूँ। अब आपको एक लैपटॉप दिखाई दे रहा होगा। ये लैपटॉप की आधार और ये लैपटॉप ऐसे खड़ा हुआ है तो ये कैसा कोण है? 90 का कोण है। 90 का कोण है तो कैसा होगा बेटा जी? समकोण होगा। ये एक पंखा खुला हुआ है, ये पंखे का एक किनारा, ये दूसरा किनारा। अगर ये 90 पर होता तो ऐसे होता, तो 90 से अधिक का एंगल है तो ये हमारा कैसा कोण हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, बहुत ही कम एंगल है, 90 से कम है, तो ये हमारा कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। ये चक्री आपको दी गई है, लेकिन इस चक्री में बहुत सारे खंड हैं और प्रत्येक खंड के बीच में जो कोण है वो कैसा है? न्यून है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम चित्रों पर आ जाओ। ज़रा इसको ना मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहूँगी। ये हमारा पवन चक्की होती है। पवन चक्की की जब इस और इस रेखा की बात करते हैं तो ये वाला है न्यून कोण, लेकिन जब हम इसकी और इसकी बात करते हैं तो ये वाला है अधिक कोण। जब हम कलर बदल के दिखाऊं, जब हम इसकी और इसकी बात करते हैं तो ये भी हल्का सा अधिक कोण है और ये हमारा, अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो ये भी हल्का सा हमारा
अधिक कोण हैं। तो एक ही आकृति में कई कोण हमें दिखाई दे गए हैं। अगली आकृति पर चलते हैं। अब इसमें तुम कहोगे चित्र कहाँ है, तो ये देखो, ये और ये बहुत आगे जाकर जब मिलती हैं तो ये हमारा कैसा कोण बनता है, न्यून कोण बनता है। हम कुछ सिलेक्टेड चीज़ें इनमें छांट रहे हैं। अब भाई ये पिज़्ज़ा का टुकड़ा है, मुंह में पानी आ गया होगा। तो ये पिज़्ज़ा का एक किनारा ये है और एक ये है, 90 से कम है, कौन सा कोण हो गया, न्यून हो गया। और अंतिम चित्र जो हमें दिया गया है वो एक दीवार है, तो दीवार के दोनों किनारों को लेते हैं तो ये 90 के कोण पर है, तो ये कैसा कोण हो जाता है बेटा जी, समकोण हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया है। अब आगे जो प्रश्न है वो है सरल कोण के 2 उदाहरण लिखिए। भाई देखो सरल कोण क्या होता है, ये एक रेखा है OA, किरण है वैसे ये, और दूसरी इसके बिल्कुल अपोजिट है OB। तो दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 180 का है और एक सरल रेखा बन गई, तो ये सरल कोण है। तो एक तो ये चित्र बना देना आप सरल कोण में, ठीक है, हो गया। दूसरा, अगर आप अपना घड़ी की सुई को जब आप लेते हो, देखो एक बार मैं वापस जाऊंगी इसी में, ये वाला देखो, ये जो घड़ी की सुई है, ये जो आकृति है, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच, ये भी सरल कोण का ही उदाहरण है। तो एक तो आप यहाँ पर इस तरह की, आप इसको ना नाम दे लेना, ऐसा करना कि आप चित्र प्रश्न संख्या 3 का प्रथम चित्र, आप इसको ऐसे लिखना। चलिए मैं लिखती हूँ, प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर 3 के प्रथम चित्र में सरल कोण है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने आसपास से ही उदाहरण उठाएं, ठीक है। चित्र में सरल कोण है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और एक सरल कोण मैंने अभी अभी आपको बना के बताया है, तो इस तरह से आप 2 अलग अलग कलर लेकर बनाकर दिखा देना, OA और OB। तो ये जो एंगल AOB है ये भी कैसा कोण है, सरल कोण है। तो ये दोनों ही, ये पहला उदाहरण और ये आपका दूसरा उदाहरण प्रश्न संख्या 4 का। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। अब हम देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5, संपूर्ण कोण के 2 उदाहरण दो। संपूर्ण माने होता है पूरा। पूरा कोण कब होता है, जब ये रेखा है और ये रेखा ऐसे घूमना शुरू करे और वापस वहीं पर आ जाए, तो यह एक संपूर्ण चक्कर लगा लेती है और हमारा संपूर्ण कोण बन जाता है 360 डिग्री का। अब इसका हमने उदाहरण देना है, तो बड़े ही सरल से 2 उदाहरण हैं आपके संपूर्ण कोण के। एक तो आप ये देखो, ये घड़ी है आपकी, मान लो ये 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, और दूसरे कलर से मैं बना देती हूँ घड़ी की सुई। ये घड़ी की सुई 3 पर है आपकी, और जब ये सुई पूरा चक्कर काट कर दोबारा 3 पर आएगी तो इसने एक संपूर्ण कोण बना दिया होगा। तो इसका पहला उदाहरण हो जाता है घड़ी की सुई द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने से बना कोण। कुछ बच्चों को अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो वो बच्चे मेरे बोलने के साथ साथ लिख सकते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, घड़ी की सुई द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने से बना कोण। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा उदाहरण देख लो भाई। इसी का दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, पंखा सबके घर में है, कूलर सबके घर में है। जब पंखा घूमता है तो पंखे की पंखुड़ी द्वारा, पंखुड़ी ही बोल देते हैं, पंखे की पंखुड़ी द्वारा एक चक्कर लगाने से बना कोण। आ रही है मेरी बात समझ में, एक चक्कर लगाने से बना कोण। क्लियर है। आ गया समझ में 5वां प्रश्न। अब हम चलते हैं 6ठे प्रश्न पर। प्रतिवर्ती कोण के 2 उदाहरण बताओ। भाई प्रतिवर्ती कोण क्या होता है,
जो कोण 180 डिग्री व 360 डिग्री के बीच होते हैं वो प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। तो कोई भी दो उदाहरण दे दो। मान लो मैंने दे दिया 210 डिग्री, दूसरा उदाहरण दे दो 300 डिग्री। तो ये दोनों ही कोण 180 से बड़े हैं और 360 से छोटे हैं, तो ये हो गए दो प्रतिवर्ती कोण। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं और इसी चैप्टर के का ये अंतिम पेज है। इसे हम करेंगे न्यून कोण, समकोण व अधिक कोण त्रिभुज के दो दो उदाहरण दीजिए। बना दीजिए भी जल्दी से। सबसे पहले ले लीजिए न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान देना, न्यून कोण नहीं बताना, न्यून कोण त्रिभुज बनाना है। मैं लिखने के साथ साथ बोल भी रही हूँ। न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिसके तीनों कोण 90 से कम हों। ठीक है, तो एक त्रिभुज आप ये बना दो। समबाहु त्रिभुज जो होता है वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। तीनों कोण इसके कितने कितने के लिख दो, 60 डिग्री, ये भी लिख दो 60 डिग्री और ये भी। ये हो गया पहला उदाहरण न्यून कोण त्रिभुज का। दूसरा उदाहरण समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, पी क्यू आर, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। मान लो ये कोण है 80 डिग्री, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50 डिग्री, ये 50, तीनों न्यून कोण हो गए। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से कम हो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये दोनों मैंने बना दिए। जब आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो इसी के सामने सफाई से बना देना। अब हम चलते हैं भाई समकोण त्रिभुज पर। देखो समकोण त्रिभुज का उदाहरण तो हम कोई अपने दैनिक जीवन से भी ले सकते हैं कि ये एक दीवार है, ए बी क्या है, ये एक दीवार है। इस दीवार के साथ ये मैंने एक सीढ़ी खड़ी कर दी है और ये सीढ़ी का पाया और दीवार के बीच की दूरी है, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। आ गया। दूसरा उदाहरण इसका आप ऐसे ही कोई त्रिभुज बना के दे सकते हो। भाई बनेगा तो देखो समकोण त्रिभुज सारे एक जैसे ही बनते हैं, तो ये डायरेक्ट आप त्रिभुज बना दो, पी क्यू आर, ये कोण 90 का है। समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो और दो कोण 90 से कम होते हैं वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम तीसरे पर चलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज का उदाहरण। अधिक कोण में एक कोण 90 से अधिक होना चाहिए, बस 2-3 नहीं हो सकते, नहीं तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो पहला उदाहरण तो ये ले लिया इस तरह से। ठीक है, त्रिभुज है ये, ध्यानपूर्वक देख लो, ए बी सी। ये कोण मान लो है 120 डिग्री, ये कोण है मान लो 30 डिग्री। 120 और 30 कितना हो गया 150, 30 की जगह इसको 40 ले लो, और ये कोण है हमारा 20 डिग्री। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर इसका बना सकते हैं। वो क्या बन जाएगा, कुछ इसी तरह का बनेगा भी। देखो इससे अलग तो कुछ बनेगा नहीं, उसको आप इस तरफ बना दो। ये एक और अधिक कोण त्रिभुज हो गया, पी क्यू आर। इस कोण को ले लो 100 डिग्री का, इसको ले लो 50 डिग्री का, इसको ले लो 30 डिग्री का। ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आगे बढ़ूँ। प्रश्न संख्या 8, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के दो दो उदाहरण बताइए। भाई अब आप या तो यहाँ पर त्रिभुज को बनाकर दिखा सकते हो। देखो समबाहु का तो एक बड़ा ही अच्छा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि जब आप रास्ते पर जाते हो तो इस तरह के त्रिभुजाकार बोर्ड बने रहते हैं जिन पर लिखा रहता है आगे स्कूल है, और उसकी तीनों भुजाएं आप देखोगे तो बराबर होंगी, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समबाहु के लिए तो आप एक ऐसी आकृति बना देना। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तो कोई भी एक त्रिभुज आप बना दो। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 है और ये हमारा 5 आ गया। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो एक को 3 सेंटीमीटर ले लो और एक को आप 4 सेंटीमीटर ले लो और एक को आप 5। तो ये विषमबाहु का उदाहरण हो गया, ये समद्विबाहु का हो गया और ये समबाहु का पहला उदाहरण। इन्हीं का एक एक उदाहरण और ले लेते हैं हम।
अच्छा, विषम बाहु में देखो एक बड़ा मज़ेदार सा उदाहरण अब मुझे ध्यान आया है। विषम बाहु में आप ब्रेड पकोड़ा भी लिख सकते हो। ब्रेड पकोड़े की जो तीनों भुजाएं वो कभी भी बराबर मिलेंगी नहीं, और नहीं तो कम से कम एक ब्रेड पकोड़ा तो ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। और आपके ना चिप्स आते हैं अलग अलग तरह के, ट्रायंगुलर चिप्स जो होते हैं उन्हें भी आप विषम बाहु त्रिभुज में डाल सकते हो। ट्रायंगुलर चिप्स, ये ध्यान कर लेना, त्रिभुजाकार चिप्स। समबाहु में मैं ट्रैफिक का साइन बता ही चुकी हूँ, और एक आप बना के दिखा देना। और भाई समद्विबाहु का एक तो हमने बना दिया है, और एक समद्विबाहु में आप दोनों बना के ही दिखा देना भाई। और तो अब हम क्या उदाहरण याद करें यहाँ पर, दूसरा भी आप बना कर दिखा देना। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका 6 सेंटीमीटर है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज के तो 2 उदाहरण दैनिक जीवन में मिल गए। समद्विबाहु के नहीं मिले, समबाहु का मिल जाएंगे, आप थोड़ा ध्यान दोगे तो मिलेंगे, और मिलें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताना, क्योंकि बच्चे टीचर से ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। और समबाहु का एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक साइन जो हमारा है। और एक आप समबाहु त्रिभुज बना के दिखा देना, कोई भी 5 और 5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, वृत्ताकार आकृतियों के 5 उदाहरण लिखिए। चलिए, ये तो बहुत ही आसान है। चूड़ी, मम्मी के द्वारा बनाई गई रोटी, आप इसमें पूरी भी लिख सकते हो भाई, पूरी भी तो वृत्ताकार होती हैं। और याद कर लो भाई क्या होता है वृत्ताकार। और भाई आपके चश्मे का जो लेंस होता है वो भी ज़्यादातर कई बार हमारा गोलाकार होता है। अंगूठी है गोलाकार नहीं, गोल नहीं कहेंगे, वृत्ताकार कहेंगे, गोल में फुटबॉल आ जाती है। अंगूठी है, शर्ट के बटन जो होते हैं वो भी हमारे वृत्ताकार होते हैं। हमारी गाड़ियों के जो पहिए होते हैं बेटा वो भी वृत्ताकार होते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि चूड़ी किस प्रकार की आकृति है। तो पहली बात तो चूड़ी वृत्ताकार आकृति है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसको तोड़ दिया जाता है, 1 मिनट में इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अगर इसको तोड़ दिया जाता है तो किस प्रकार की आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। तो पहला काम तो लिख दो, चूड़ी कैसी आकृति है, वृत्ताकार। अब ये वृत्ताकार आकृति है, तोड़ दो इसको। तोड़ोगे तो क्या क्या मिल सकता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक टूट गई, तो तोड़ने के बाद आप लिखोगे कि एक आकृति तो हमें चाप मिलेगी। चाप समझते हो, प्रकार लेकर जब आप एंगल बनाते हो तो जो आर्क आप जो लगाते हो वो चाप ही तो होती है। तो तोड़ने के बाद एक आकृति तो हमें चाप के रूप में ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर चूड़ी का कोई बहुत छोटा सा टुकड़ा हो जाए तो वो बिंदी यानी कि पॉइंट के रूप में भी हम उसको लिख सकते हैं, पॉइंट के रूप में भी हमें मिल सकता है, ठीक है। तो बिंदु के रूप में भी हमें चूड़ी मिल सकती है। अभी चूड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा हो गया तो वो या तो बिंदु के रूप में होगा, बड़ा सारा देखो इतना टुकड़ा हो गया तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, चाप के रूप में हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ आपको ध्यान आता है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो ये आपका था कंप्लीट चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चतुर्भुजों को समझना, ठीक है। इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर मेरा लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू।